अस्सलामुअलैकुम। मैं सिर्फ तलहा सलीम और मैं बात कर रहा हूँ वी ट्यूशन से, जो कि है पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। आपको लेक्चर, प्रेजेंटेशंस या क्विजेस आपको चाहिए हो तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com पर जाएं, वहां पर साइन अप करें और अपने मुताबिक जो आपको लेक्चर चाहिए हो वो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। तो हम लेक्चर आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो आज हम पास्ट पेपर सॉल्व करेंगे और वो हम 2022 का पेपर सॉल्व करेंगे बॉटनी का। बॉटनी का पेपर जैसे आपको पता होगा बायोलॉजी का, कि बायोलॉजी में के दो पेपर्स आते हैं, एक बॉटनी का और एक जूलॉजी का आता है। बॉटनी के जो होते हैं वो डिफरेंट चैप्टर्स हैं, यानी हर चैप्टर्स में डिवाइडेड है। तो मैंने चैप्टर्स के लिए अलग एक वीडियो बनाई है, कोर्स इंट्रोडक्शन। तो आप पुरानी वीडियो में जाए, सेकंड ईयर बायोलॉजी के कोर्स इंट्रो में, आपको वहां पे पता चल जाएगा कि बॉटनी और जूलॉजी के कौन से चैप्टर्स हैं या कौन कौन से पार्ट्स में बॉटनी और जूलॉजी के चैप्टर्स डिवाइडेड हैं। बॉटनी का पेपर 40 मार्क्स का आता है और बॉटनी के पेपर में सेक्शन ए विच इज द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सेक्शन बी विच आर द शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और सेक्शन सी विच आर द लॉन्ग आंसर्स। तो पहले हम सेक्शन ए यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखेंगे। 16 मार्क्स का ये सेक्शन होता है और इसके अंदर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने होते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन वन है, एमसीक्यू वन है कि एंजाइम्स आर प्रोटेक्टेड एट हाई टेम्परेचर बाय। चैप्टर टू का ये एमसीक्यू है कि एंजाइम्स का, मैंने आप एंजाइम्स क्या होता है कि एंजाइम्स ज्यादा टेम्परेचर पर एंजाइम्स के जो प्रोटीन्स होते हैं वो डीनेचर होना शुरू हो जाते हैं। तो क्या चीज है जो उनको बचाती है? पहला ऑप्शन है आइस क्रिस्टल, तो आइस क्रिस्टल, या दूसरा जो ऑप्शन है सुपर कूलिंग, तीसरा ऑप्शन है फ्रीजिंग टॉलरेंट। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये उस कंडीशन में है कि जब टेम्परेचर लो होता है। डी ऑप्शन एक बचा है जो हाई टेम्परेचर का है, विच इज द हीट शॉक प्रोटीन। और हीट शॉक प्रोटीन क्या होता है कि ऐसे प्रोटीन होते हैं स्पेशलाइज जो के प्रोटीन्स को डीनेचर होने से बचाते हैं। कुछ एमसीक्यू टू है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ हेरिडिटी वाज प्रपोज बाय, तो ये आपकी बुक में ही लिखा हुआ है, वॉल्टर स्टोन। जबकि हर्शी एंड चेस की मैं बात करूं और जैसे एक एग्जांपल, तो हर्शी एंड चेस ने डीएनए पर काम किया था और इस तरह हर एक का एक अलग काम है। एमसीक्यू थ्री है, इन दिस सब स्टेज ऑफ मियोसिस प्रोफेज वन टर्मिनलाइजेशन अकर्स। मियोसिस दो स्टेजेस पर होती है, मियोसिस वन एंड टू, और इसके अंदर मियोसिस वन में प्रोफेज वन के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। तो ये इसमें डिफरेंट पार्ट्स में टर्मिनलाइजेशन कहाँ होती है? अब टर्मिनलाइजेशन का मतलब ये होता है कि टर्मिनेट होना, यानी जिसमें दो सेल्स बन जाए या फिर एक एक क्रोमोसोम्स जो मूव हो रहे हैं। यानी एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में क्रोमोसोम्स आपस में एक दूसरे से खिंचते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करते हैं, जबकि लास्ट फेज जो होती है उसमें प्रॉपर टर्मिनलाइजेशन हो जाती है, यानी बिल्कुल ही वो एंड तक मूव हो जाते हैं। तो ये होता है डायाकाइनेसिस। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी ड्रॉ करी हुई कि डायग्राम से आपको समझ में आ जाए। अब हम चलते हैं एमसीक्यू फोर की तरफ। अ सेल डिवीजन विदाउट स्पिंडल इज ए माइटोसिस। अगर आप कहीं पे भी लफ्ज देखें ए का, तो ए का मकसद, यानी किसी भी प्रोसेस के आगे ए लिखा हो तो इसका मकसद होता है एब्सेंस, यानी माइटोसिस जो होती है वो ट्रू सेल डिवीजन है। ए माइटोसिस क्या होती है? उसमें भी सेल डिवीजन ही है, लेकिन क्या है कि ए माइटोसिस में स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते और ये माइटोसिस हायर प्लांट्स में हो रही होती है, तो उसके लिए अदर मेथड्स फिर यूज हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोसोम्स वगैरह की माइग्रेशन या प्रॉपर सेल डिवीजन हो सकती है। एमसीक्यू फाइव है, दिस इज प्रेजेंट इन आरएनए बट नॉट इन डीएनए। आरएनए क्या था कि आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड था जबकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड। तो आरएनए और डीएनए में एक फर्क क्या था कि डीएनए में चार नाइट्रोजनस बेसिस तो मौजूद हैं, जैसे एडेनिन हो गया, साइटोसिन, गुआनिन एंड थायमीन, बल्कि जबकि आरएनए में थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाता है। एमसीक्यू सिक्स है, द मल्टीपल इफेक्ट्स ऑफ सिंगल जीन इज टर्म्ड एज प्लियोट्रॉपी। और इसके अलावा अगर एक ही कोई ट्रेड को मल्टीपल जीन्स कंट्रोल करें तो वो मल्टीपल एलील्स है। इसके अलावा इनकम्प्लीट डोमिनेंस ऑफ पॉलीजेनेटिक इनहेरिटेंस भी आपको पता होगा। इस तरह एमसीक्यू सेवन है, इफ द सीक्वेंस ऑफ बेस इन वन चेन इज ATTGCADAT, द बेस सीक्वेंस ऑफ इट्स पार्टनर इन द डुप्लेक्स इज। अब यहाँ पे एक सीक्वेंस आपको दे दी है, आपने इसकी कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बतानी है कि एक सीक्वेंस में ए है और एंड हो रहा है वो टी तक, तो आप इसके यानी ऑपोजिट, आपको ये बात पहले तो पता होनी चाहिए कि एडेनिन हमेशा बॉन्ड बनाता है, एडेनिन पेयर करता है हमेशा थायमीन के साथ, जबकि साइटोसिन करता है गुआनिन के साथ।
तो जहां ए है वहां पर आप टी लगा दें और टी की जगह ए, तो इसके हिसाब से ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, क्योंकि ए के साथ टी बॉन्ड बनाएगा और टी के साथ ए बॉन्ड बनाएगा, जी के साथ सी, सी के साथ जी, ए के साथ ए एंड टी के साथ ए। इस तरह ये सीक्वेंस इसकी कॉम्प्लीमेंट्री है जो इसके पार्टनर स्ट्रैंड पर मौजूद होगी। क्वेश्चन 8 है फिर एमसीक्यू 8, द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस इन प्लांट। अब प्लांट्स में क्या होता है कि डिफरेंट तरीके से प्लांट कोशिश करता है अपने आप को बचाने की। तो प्लांट में क्या है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस उसकी एपिडर्मिस यानी उसकी स्किन ही होती है, जिसके जरिए से अगर उसमें कट लग जाएगा तो फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर आ जाएगा, जहाँ पे एंटीबायोटिक्स मौजूद हैं जो सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करती हैं। अब एमसीक्यू 9 है, जर्मिनेशन ऑफ सीड विद इन द फ्रूट व्हाइल स्टिल अटैच्ड टू द प्लांट इज। अब देखें जर्मिनेशन जो होती है सीड में वो डिफरेंट तरह की हो रही होती है, जैसे एपीजीएल है, हाइपोजीएल, विवीपेरस, यानी ऐसी भी मुख्तलिफ होती हैं जर्मिनेशन। तो अब जर्मिनेशन की टाइप्स हैं ये, तो आप उसमें जाके पढ़ें जर्मिनेशन की टाइप्स को। अब यहाँ पे सीड की जर्मिनेशन है लेकिन उस कंडीशन में जब फ्रूट अटैच हो स्टिल, तो जब फ्रूट स्टिल अटैच होता है तो वो कहलाती है जर्मिनेशन विवीपेरस। MCQ 10 है, promotion of flowering by cold treatment to embedded seed is called the vernalization। फोटोट्रॉपिज्म तो लाइट के इफेक्ट को कहते हैं। पार्थिनोकार्पी जो होता है वो विदाउट सीड, विदाउट फ्रूट, विदाउट सीड कहलाता है। इसी तरह आप देखें MCQ 9, MCQ 11 है, बोथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ डीएनए स्ट्रैंड्स रिमेन सेपरेटेड बाय, तो 10m स्ट्रॉन्ग है। आप ये तो बुक में भी मेंशन है कि कितना डिस्टेंस है सेपरेशन का, तो आप वो देख लें। अब इसी तरह MCQ 12 है, डार्क जोन ऑफ ओशियनिक रीजन। अब ओशियन में क्या होता है कि ओशियन में डिफरेंट रीजन्स मौजूद हैं, उनमें हर जगह में एक डिफरेंट लाइफ स्टाइल है, यानी हर एक में डिफरेंट एनिमल्स मौजूद हैं, वहाँ की पे लाइट का भी हिसाब होता है, ऑक्सीजन का फर्क होता है। तो यहाँ पे A फोटिक होती है, A फोटिक यानी वो जोन होती है जहाँ पे लाइट रीच नहीं करती, तो ये कहलाती है A फोटिक जोन। MCQ 13 है, द कॉटिलिडॉन ऑफ मोनोकॉट सीड इज कॉल्ड, तो ये स्केट्यूलम कहलाता है। बाकी अच्छा ये डिफरेंट सीड के पार्ट हैं, एपिकोटाइल, कोलेराइजा, क्लियोप्टाइल। अब MCQ 14 है, एग्जाम्पल ऑफ इकोसिस्टम हैविंग लोटिक वाटर इज। देखें लेंटिक वाटर होता है और एक लोटिक वाटर होता है। लेंटिक वाटर क्या होता है, स्टैंडिंग वाटर को कहते हैं, जबकि लोटिक वाटर जो होता है वो मूवेबल वाटर होता है, जब पानी बह रहा होता है, तो वाटरफॉल इसकी एग्जाम्पल है। अब इन गटेशन प्लांट्स लूज एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड फ्रॉम a special pores on leaves called। गटेशन क्या था, ये गटेशन वो फिनोमेना था, गटेशन और ट्रांसपिरेशन दोनों तकरीबन सेम है। ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर्स की सूरत में निकलता है बाय स्टोमेटा, जबकि जो गटेशन होता है उसमें वाटर लूज होता है लेकिन ड्रॉपलेट्स की सूरत में रिलीज होता है और स्पेशल ओपनिंग्स के थ्रू, जिन्हें हाइड्रोथोट्स कहते हैं। लेंटिकल्स ये तो बार्क पर मौजूद होते हैं, स्टेम पर मौजूद होते हैं, लेंटिक्यूलर ट्रांसपिरेशन में मदद करवाते हैं। MCQ इसी तरह लास्ट MCQ है, डेथ ऑफ सेल ड्यू टू इंजरी इज कॉल्ड एपोप्टोसिस। बाकी माइटोसिस में सेल डिवीजन है, नेक्रोसिस जो होती है वो नेक्रोसिस भी सेल डेथ की टाइप है। नेक्रोसिस, अच्छा नेक्रोसिस एपोप्टोसिस का फर्क आप देख लें, ये तो बुक में लिखा हुआ है, तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएगा क्या फर्क है नेक्रोसिस एपोप्टोसिस का। सेक्शन बी की तरफ हम चलते हैं। सेक्शन बी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है और इसमें 16 मार्क्स का शॉर्ट सेक्शन होता है ये। इसमें भी अगेन दो सब सेक्शंस होते हैं। अगर देखा जाए पहला जो होता है उसके अंदर आपको 8 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने और हर एक क्वेश्चन एक लाइन का है, तो 1 मार्क्स का है, तो आपने 1 मार्क्स के हिसाब से ही लिखना है, यानी 1 से 2 लाइन कोशिश करें। तो पहला है हाउ प्लांट कोप विद दी हर्बीवोरी। हर्बीवोरी क्या थी, जो प्लांट्स खा रहे होते हैं, प्लांट्स ग्रेजिंग करते हैं, प्लांट्स कह रहा हूँ सॉरी, एनिमल्स जो होते हैं प्लांट्स पर जो फीड करते हैं वो हर्बीवोर्स कहलाते हैं। तो प्लांट उससे किस तरह बचता है कि प्लांट कांटे डेवलप कर लेता है, यानी थॉर्न्स, या फिर डिस्टेस्टफुल या टॉक्सिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस कर लेता है। दूसरा है नेम वेरियस नाइट्रोजनस बेसिस ऑफ डीएनए। तो डीएनए में कुछ नाइट्रोजनस बेसिस होती हैं, जैसे एडेनिन, साइटोसिन, थायमिन एंड गुआनिन। अगर आपसे आरएनए पूछता है तो आरएनए में आप यहाँ पे थायमिन की जगह यूरेसिल लगाते थे। 3 है पार्ट डिफरेंशिएट इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब डिफरेंस आपको जो सबसे ज्यादा इजीली आता हो, सबसे अच्छा आता हो, आप वो करें। डीएनए, आरएनए और ऑटोसोम सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में है। तो यहाँ पर 3 डिफरेंस वैसे मैंने लिखे हैं, 3 इनफ है, 2 भी वैसे बहुत इनफ है।
क्योंकि सिंस 1 मार्क का क्वेश्चन है तो डीएनए आप अच्छा इसमें कोशिश ये करें कि आप ऐसा इसमें क्योंकि डिफरेंस है तो आप ऐसा रीजन लिखें जो इम्पोर्टेंट बनो। आप ऐसे रीजन को अवॉइड करें जो कि अनइम्पोर्टेंट बनो, क्योंकि बात वो ये डिफरेंस में आप वो चेकर वही तलाश करेगा जो सबसे ज्यादा उसका इम्पोर्टेंट पॉइंट है डीएनए आरएनए के दरमियान। तो पहला है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड, आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड। डीएनए जो होता है उसके अंदर ये सारे नाइट्रोजनस बेसिस हैं, जबकि आरएनए में यूरेसिल मौजूद होता है। इसी के अलावा डीएनए में डीऑक्साइरिबो शुगर और आरएनए में राइबो शुगर होती है। ऑटोसोम और सेक्स क्रोमोसोम्स की मैं बात करता हूँ तो ऑटोसोम्स कौन से थे? सारे वो क्रोमोसोम्स जो कि आपके सोमेटिक सेल्स में मौजूद होते हैं, यानी आपके नॉर्मल बॉडी सेल्स में जो क्रोमोसोम है वो कहलाते हैं ऑटोसोम, और सेक्स क्रोमोसोम्स कहलाते हैं वो क्रोमोसोम्स जो कि सेक्स सेल्स में मौजूद होते हैं। यानी जो अगर मैं बात करता हूँ स्पर्म हो गया या फिर ओवम हो गया या फिर इस तरह प्लांट्स में सेक्स सेल्स जो होते हैं उनमें, तो ऑटोसोम्स जो होते हैं वो सेक्स को डिटरमिन करते हैं, यानी मेल और फीमेल को डिटरमिन नहीं करते, सॉरी। और सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो मेल और फीमेल को डिफरेंशिएट करवा रहे होते हैं, क्योंकि वही एक्स और एक्स और एक्स वाई का। अब ऑटोसोम जो होता है वो ऑटोसोम्स की जो मॉर्फोलॉजी होती है वो सेम होती है मेल फीमेल में, जबकि सेक्स क्रोमोसोम्स की मॉर्फोलॉजी यानी किस तरह दिखते हैं वो मुख्तलिफ होती है। और ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो नंबर 2n-1 होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स क्रोमोसोम नंबर 2 होते हैं। अच्छा, ऑटोसोम्स जो होते हैं वो मेजोरिटी होते हैं, सिर्फ लास्ट के जो होते हैं 2 होते हैं क्रोमोसोम्स, वो सेक्स क्रोमोसोम्स ही होता है सेल्स में। अब इसी फोर्थ है क्वेश्चन, व्हाट इज अ जीन? जीन क्या होता है कि जीन डीएनए है जिस तरह क्रोमोसोम से। सपोज सबसे पहले क्रोमोसोम्स कहाँ मौजूद है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स है, और क्रोमोसोम्स जो होता है वो डीएनए टाइटली कॉइल हुआ होता है, तब जाके क्रोमोसोम्स बनते हैं। ये जो डीएनए होता है इसके अंदर इसका जो मेन बेसिक यूनिट होता है वो कहलाता है जीन। जीन जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ हेरिडिटी कहलाता है, यानी जो इन्फॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग वो बाय द हेल्प ऑफ जीन होती है। जीन में सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद होती है रिगार्डिंग दी डोमिनेंट रिसेसिव एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दी कैरेक्टर्स। क्वेश्चन 8 है, डिफाइन माइटोटिक एपरेटस। माइटोटिक एपरेटस क्या है कि स्पिंडल एपरेटस या स्पिंडल फाइबर्स जो पूरे बनते हैं, और ये कब बनते हैं? माइटोसिस में या मियोसिस में, सेल डिवीजन में बनते हैं आसान अल्फाज में। तो ये कहलाती है माइटोटिक एपरेटस। क्वेश्चन 6 है, व्हाट इज पैराटोनिक मूवमेंट? तो पैराटोनिक मूवमेंट कहलाती है वो मूवमेंट जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई यानी लाइट, टेम्परेचर, वाटर या ऐसी चीजें जो बाहर के कोई फैक्टर होते हैं उनकी वजह से जो मूवमेंट हो वो प्लांट्स में वो कहलाती है पैराटोनिक मूवमेंट, या इसे कह सकते हैं दूसरे अल्फाज में मूवमेंट ड्यू टू एक्सटर्नल स्टिमुलाई। क्वेश्चन 7 है, हाउ एब्सिसिक एसिड रिस्पॉन्स टू ड्राउट? एब्सिसिक एसिड क्या है कि ये हार्मोन है, फाइटो हार्मोन। और ड्राउट कंडीशन क्या होती है कि जब पानी की किल्लत है, तो ABA शॉर्ट फॉर्म भी कहलाती है एब्सिसिक एसिड की। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है कि ड्राउट कंडीशन में जब पानी बहुत ज्यादा कम है तो उस कंडीशन में क्या करता है कि स्टोमेटा क्या को क्लोज करवाता है, क्योंकि स्टोमेटा का ओपनिंग और क्लोजर डिपेंड कर रहा होता है एब्सिसिक एसिड पर। तो ये स्टोमेटा को क्लोज करवाता है ताकि कम से कम ट्रांसपेरेशन हो और कम से कम वाटर लॉस हो। साथ ही क्या करता है ये ऑस्मो प्रोटेक्टेंट्स प्रोड्यूस करता है और एंटीऑक्सीडेंट एंजाइम्स बनाता है। अब क्वेश्चन 8 है, डिफाइन लेंटिक वाटर। ये अभी मैंने एमसीक्यूज में ही बताया था कि लेंटिक वाटर कहलाता है स्टैंडिंग वाटर को हम लेंटिक वाटर कहते हैं। नेम वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस। तो तीन एस्पेक्ट्स हैं, ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मो रेगुलेशन। अब क्वेश्चन फिर 10 है, डिफाइन डबल फर्टिलाइजेशन। अब फर्टिलाइजेशन पहले क्या होती है कि फर्टिलाइजेशन ऐसा प्रोसेस जिसमें स्पर्म और ओवम कंबाइन हुई है, ये कहलाती है फर्टिलाइजेशन। और डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि इसके अंदर दो स्पर्म्स कंबाइन होंगे लेकिन दो ओवम से नहीं, जबकि ऐसा होता है कि इसके अंदर दो स्पर्म्स आते हैं, एक स्पर्म जो होता है वो फ्यूज होता है ओवम के साथ, और दूसरा जो स्पर्म होता है वो दूसरे सेल के साथ यानी पोलर सेल्स होते हैं उनके साथ फ्यूज होता है, तो इसे कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अब हम इसके सेक्शन दूसरे की तरफ चलते हैं, सेक्शन बी का, यानी क्वेश्चन 3 जो है मेन वो है क्वेश्चन 2 कह रहे हैं, अटेम्प्ट एनी 4 पार्ट क्वेश्चन। अब आपको अगेन 4 सवाल यहाँ पे अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन अब ये है कि पहले आपको 8 सवाल करने थे और हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। अब यहाँ पर 4 अटेम्प्ट करने और हर क्वेश्चन 2 मार्क्स का है।
और आप कोशिश करेंगे कि आप ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 लाइनों का क्वेश्चन लिखें, क्योंकि बात वही है, अगर आप ज्यादा लंबी कर देंगे, यहाँ पर आंसर्स अपने ज्यादा लंबे एक्सप्लेन कर देंगे, तो चेकर आपके आंसर हो सकता है वो पढ़े बगैर ही क्रॉस कर दे, क्योंकि ऑब्वियसली आपसे वो वर्ड टू वर्ड आंसर, बिल्कुल यहाँ पे पहले वन में क्या था क्वेश्चन, उसमें पहले वर्ड टू वर्ड आंसर्स आपको देने थे, आपको एक्सप्लेनेशन नहीं। अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन देनी है, लेकिन आपको ये ख्याल रखते हुए कि ज्यादा आप ऐसी पॉइंट्स एक्सप्लेन ना कर दें जो कि अनइम्पोर्टेंट हो या बताने लायक ना हो। क्वेश्चन इसका बन आया था, व्हाट इज टेस्ट क्रॉस, व्हाई इट इज परफॉर्म्ड। टेस्ट क्रॉस क्या होता है कि आपके पास सपोज एक ऐसा प्लांट आ गया जिसका आपको नहीं पता कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर रखता है या फिर ये के रिसेसिव, यानी उसकी हाइट है, सपोज ऐसा प्लांट है आपके पास लाया गया जिसकी हाइट यानी कदावर है, वो उसकी हाइट लंबी है। अब आपको नहीं पता कि इसके अंदर जो जेनेटिक ट्रेट के हिसाब की मैं बात करता हूँ कि इसके अंदर दोनों एलील जो है वो होमोजाइगस हैं या फिर हीट्रोजाइगस हैं, क्योंकि देखें अगर होमोजाइगस डोमिनेंट भी हो सकता है या फिर ये कि होमोजाइगस हीट्रोजाइगस भी हो सकता है। होमोजाइगस डोमिनेंट में क्या हुआ कि सपोज मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि, एक मिनट, अच्छा अब सपोज टॉल प्लांट है, तो टॉल प्लांट में इस तरह भी हो सकता है कि या तो होमोजाइगस डोमिनेंट हो तो दोनों एलील डोमिनेंट के हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि होमोजाइगस रिसेसिव हो। ये बात आपको पता होगी कि डोमिनेंट की मौजूदगी में रिसेसिव अपना कैरेक्टर शो नहीं करता। तो आप इसके लिए किस तरह डिटरमिन करेंगे कि आपको पता चल जाए कि आपका प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट है या होमोजाइगस या हीट्रोजाइगस है, तो ये कहलाता है टेस्ट क्रॉस। यानी इसको मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन अगर कर दूं, तो इसके लिए क्या करते हैं आप, फिनोटिपिक डोमिनेंट इंडिविजुअल। फिनोटिपिक क्या होता है कि जो बज़ाहिरी तौर पे देखते ही आपको पता चले कि लंबा या नहीं है, तो फिनो, और ये जीनोटाइप है इसका। अब फिनोटाइप के हिसाब से यहाँ पे आपके पास जो भी प्लांट आया, सपोज आपके पास जो प्लांट आया वो हीट्रोजाइगस डोमिनेंट था, अब आप इसको जो क्रॉस करवाएंगे वो करवाएंगे होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। जब क्रॉस करवाएंगे तो क्रॉस का तरीका क्या होता है कि क्रॉस के तरीके में ये पहला जो होता है वो इससे पहले फ्यूज होगा, दूसरा फिर इससे फ्यूज होगा, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर आएगा अगेन कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसकी बारी आएगी ये वाला एलील की, तो ये एलील पहले इसके साथ जाके क्रॉस करेगा फिर उसके साथ, तो ये आ जाएंगे स्मॉल टी और स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब स्मॉल टी जैसे सपोज कैरेक्टर शो कर रहा था ड्वार्फ प्लांट का, छोटे प्लांट का, तो अब यहाँ पे देखेंगे दो 50% जो प्लांट्स आए वो टॉल थे और 50% जो प्लांट्स आए वो शॉर्ट थे। तो इस तरह आपको पता चल गया कि आपका जो प्लांट है वो हीट्रोजाइगस था। अब जैसे फर्दर आपको ऐसा प्लांट आपके पास आया जो होमोजाइगस डोमिनेंट था, तो उस कंडीशन में आपने होमोजाइगस रिसेसिव के साथ करवाएंगे, तो सारे जो बनेंगे वो बनेंगे डोमिनेंट, इस तरह के ये बनेंगे चारों। तो यानी आपके पास 100% बनेंगे हीट्रोजाइगस डोमिनेंट, तो यानी सारे आपके जो प्लांट बनेंगे वो टॉल होंगे। तो इससे आपको ये पता चला कि आपका जो प्लांट था वो होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर रखता था, तभी सारे प्लांट्स भी डोमिनेंट हुए। अगर हीट्रोजाइगस होता तो 50% चांसेस थे कि डोमिनेंट होते और 50% चांसेस के रिसेसिव आते। तो इस तरह टेस्ट क्रॉस यूज होता है, और आपको मैंने ये भी बता दिया कि क्यों इस्तेमाल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, ड्रॉ अ चार्ट टू शो द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अब क्रोमोसोम की केमिकल कॉम्पोजिशन के लिए बुक से ही आपकी ली हुई पिक्चर है कि क्रोमोसोम में 3 चीजें मौजूद है, डीएनए 30 to 40%, प्रोटीन्स एंड आरएनए। डीएनए जो होता है, अच्छा प्रोटीन तो कोई मजीद नहीं, आरएनए भी नहीं। डीएनए की मैं बात करूं तो डीएनए जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना है, और न्यूक्लियोटाइड की मैं बात करूं तो न्यूक्लियोटाइड अगेन 3 चीजों से मिलकर बनता है, फॉस्फोरिक एसिड, डीऑक्साइरिबोस शुगर और नाइट्रोजनस बेसिस। और ये नाइट्रोजनस, अच्छा अब मैं बात कर रहा था क्रोमोसोम्स की, तो ये नाइट्रोजनस बेसिस जो है ये भी 4 चीजों से मिलकर बने हैं, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमीन। तो ये 4 चीजें हैं जो नाइट्रोजनस बेस बना रही हैं, और इस तरह क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। तो अब क्वेश्चन 3 पर आते हैं। क्वेश्चन 3 है, डिफरेंशिएट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। अब इसमें से भी अगेन माइटोसिस, मियोसिस या फिर नेरेटिक एंड ओशियनिक जोन, तो आप इसमें से अपने हिसाब से
MCQ क्वेश्चन अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो क्योंकि ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, पिछली बार जो MCQ शॉर्ट डिफरेंस था उसके अंदर मैंने आपको कहा था कि 2 डिफरेंस इनफ है। अब जो है क्योंकि क्वेश्चन जो है वो 2 मार्क्स है, तो आप अपने हिसाब से वैसे आप 4 लिख सकते हैं, तो 4 तो बहुत अच्छा हो जाएगा अगर आप लिख दें। तो माइटोसिस और मियोसिस का डिफरेंस है। तो माइटोसिस में क्या है कि क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं। मियोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ हो जाते हैं, यानी हैप्लॉइड रहते हैं। क्रोमोसोम जो होता है वो सारे सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मियोसिस सेक्स सेल्स में होता है। माइटोसिस में वेरिएशंस नहीं आती कोई, जबकि मियोसिस में वेरिएशंस आती हैं। यहाँ पे जेनेटिक मोनोटोनी का मकसद यही है। अगर आपको ये मुश्किल लग रहा हो तो आप वेरिएशन इसकी जगह लिख सकते हैं। क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं आती, जो वजह ही वेरिएशन ना आने की है। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होती है, जिसकी वजह से मियोसिस में जनरेशन आफ्टर जनरेशन वेरिएशंस आती हैं। नैरेटिक और ओशियनिक जोन की मैं बात करूं तो नैरेटिक जोन जो होता है वो शैलो पार्ट ओशियन का कहलाता है। जो कोस्ट लाइन यानी जहां से बेसिकली साहिल है वहां से एज ऑफ दी कोस्ट लाइन से एज ऑफ दी कॉन्टिनेंटल शाफ्ट तक जाता है। और इस तरह ये इसके ओशियनिक का भी इस तरह रीजन है। इसकी डेप्थ 200 मीटर है, 6000 मीटर्स है। नेरेटिक में जो है वो सनलाइट ज्यादा रिसीव होती है, ओशियनिक में कम होती है। इसके अलावा कुछ लाइफ के बारे में तो आप ये इस तरह एक्सप्लेन को कर देंगे। क्वेश्चन 4 है, राइट अ नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सीड डोरमेंसी या फिर फोटो पीरियोडिज्म। सीड डोरमेंसी क्या होती है कि सीड डोरमेंसी में सीड जो होते हैं वो जर्मिनेट नहीं कर पाते। तो उनके जर्मिनेट ना करने की कुछ वजूहत होती हैं, जैसे या तो ये कि उनका जो सीड कोट है वो बहुत ज्यादा हार्ड है, या फिर ये कि कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जिन्हें खास कंडीशन चाहिए होती है, यानी उन्हें खास टेम्परेचर चाहिए या वाटर चाहिए होता है कुछ, या फिर मॉइस्चर चाहिए होता है, जिसके बाद वो एक्टिवेट होते हैं और उसके बाद जर्मिनेट यानी उनमें से पौधा फूटना शुरू हो जाता है। तो अगर ये कंडीशंस प्रोवाइड कर दी जाए तो वो जो सीड जो है वो जर्मिनेट हो जाएगा। लेकिन अब क्या टेक्निक्स हैं जिनकी वजह से आप सीड डोरमेंसी को ब्रेक कर सकते हैं, तो यहाँ पे कुछ मैंने टेक्निक के नाम लिखे हुए हैं। स्क्रैफी स्कैरिफिकेशन और स्ट्रेटिफिकेशन और सोकिंग इन वाटर। तो इस तरह जर्मिनेशन आप करवा सकते हैं। जबकि सीड डोरमेंसी क्यों होती है कि सीड डोरमेंसी जो है वो सीड में इस वजह से होती है कि अगर ऐसी कंडीशन हो कि जब सीड को पता है कि अनफेवरेबल कंडीशन है, अगर प्लांट निकलेगा या प्लांट जर्मिनेट कर गया, बन गया, तो उस कंडीशन में जो प्लांट है वो डाई हो सकता है, मर सकता है, उसको बहुत ज्यादा स्ट्रेस सहना पड़ेगा। तो उस कंडीशन में सीड जर्मिनेट नहीं करते अनटिल फेवरेबल कंडीशंस उन्हें रिसीव ना हो जाए। फोटो पीरियोडिज्म की मैं बात करूं तो फोटो पीरियोडिज्म, फोटो कहते हैं लाइट को, पीरियोडिज्म कहते हैं ड्यूरेशन को। तो यानी वो ड्यूरेशन, लाइट की ड्यूरेशन जो प्लांट एक्सपोज जिससे होता है तो वो कहलाती है फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म से क्या होता है कि प्लांट की ग्रोथ या फिर डेवलपमेंट या रिप्रोडक्शन, इन तीनों चीजों में फोटो पीरियोडिज्म का रोल होता है। फिर साथ ही साथ ये भी कि फोटो पीरियोडिज्म की वजह से भी प्लांट्स की क्लासिफिकेशन होती है, या तो शॉर्ट डे प्लांट होते हैं या लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं या फिर न्यूट्रल प्लांट्स होते हैं। और इसके साथ साथ फिर आप डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जैसे एग्रीकल्चर में है, तो आप ये इस तरह एक्सप्लेन कर देंगे। ये मैंने जो लिखा है ये 2 मार्क्स के हिसाब से सही है। इससे ज्यादा आप एक्सपेंड ना करें, कोशिश करें। इससे शॉर्ट हाँ थोड़ा आप करना चाहें तो 1-2 लाइंस मजीद कम कर सकते हैं, लेकिन ये कि इसमें मैंने वो पॉइंट्स लिखे हुए हैं जो कि इस पूरे नोट को कवर करेंगे, यानी टॉपिक को कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, राइट अ नोट ऑन कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ प्लांट ऑफ पाकिस्तान। कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो होते हैं वो पाकिस्तान में काफी जगहों माउंटेनियस रीजन में, पहाड़ी इलाकों में पाए जाते हैं, खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ। अब यहाँ पे जो है आप क्योंकि नोट लिख रहे हैं तो आप इसके कुछ फीचर्स लिख देते हैं, फ्लोरा उसका यानी प्लांट हैबिटेट। तो प्लांट के हिसाब से मैं बात करूँ तो मोसेस लाइचेंस पाए जा रहे हैं, रोजेसी फैमिली के यानी रोज फैमिली के मेंबर्स होते हैं। फौना की मैं बात करूँगी एनिमल्स की, तो जंगली जानवर भी होते हैं, जैसे शिकारी जिन्हें जानवर कह सकते हैं आप, लेपर्ड्स हो गया, वुल्फ्स हो गया। जबकि शीप डेयर ऐसे भी जानवर मौजूद हैं, कुछ इंसेक्ट्स बर्ड्स भी मौजूद होते हैं। क्लाइमेट की अगर मैं बात करूँ तो क्लाइमेट जो होता है वो उनमें काफी, विंटर जो होता है वो काफी लंबे चलते हैं, जबकि ये कि स्नोफॉल इनमें ज्यादा होती है। गर्मियों का क्या वक्त जो होता है वो कम होता है यहाँ पर। डिफाइन इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। अब इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होती है? ऐसी फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर जो स्पर्म है, स्पर्म और ओवम, उन दोनों को ह्यूमन बॉडी से बाहर निकाल के फर्टिलाइज करवाया जाए, तो उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं। यानी ये मुख्तलिफ कंडीशन में होता है
कि या तो ऐसा होता है कि स्पर्म इतने ताकतवर नहीं होते कि वो प्रॉपर स्विम करके ओवम के पास पहुंच सकें, या फिर ऐसी कंडीशन के फीमेल जो होती है वो फर्टिलाइजेशन उनकी बॉडी में नहीं हो पा रही। इस तरह मल्टीपल फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से आवाम जो होती है, लोग होते हैं, वो विट्रो फर्टिलाइजेशन पे जाते हैं। मेल स्पर्म डोनेट करता है, फीमेल ओवम डोनेट करती है, और दोनों को लेबोरेटरी में एक पेट्री डिश या फिर टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइज करवा दिया जाता है। इसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, और उसके बाद एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। ये खैर एक लंबा प्रोसीजर है, और इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा लेक्चर्स में अपने चैप्टर 4 में। और अब सेक्शन सी की तरफ चलते हैं। सेक्शन बी भी कंप्लीट हो गया है। सेक्शन सी क्योंकि डिटेल्ड आंसर है, इस वजह से 8 मार्क्स के होते हैं टोटल। आपको दो सब पार्ट यानी एक आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता है इसमें से, 3 में से, और हर क्वेश्चन के 2 सब सेक्शन होते हैं, यानी एक क्वेश्चन में मजीद 2 क्वेश्चन होते हैं। तो वो 2 क्वेश्चन मिला के, यानी एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का, दूसरे क्वेश्चन 4, तो पूरा एक क्वेश्चन वो 8 मार्क्स का होता है इस तरह। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हुआ है, एक्सप्लेन मल्टीपल एलील विद द हेल्प ऑफ ह्यूमन ब्लड ग्रुप। मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं कि अगर ऐसा कोई करेक्टर है जो कि एक से ज्यादा एलील जिसे कंट्रोल कर रहे हो, तो इसे मल्टीपल एलील कहते हैं। ब्लड ग्रुप के हिसाब से बात करनी है तो ब्लड ग्रुप, ह्यूमंस में ब्लड ग्रुप यानी खून की जो होती है वो 4 किस्म के मौजूद होते हैं। 4 ब्लड ग्रुप्स होते हैं, जो आपको पता होगा, किसी से आपने सुना हो कि कोई कहता है कि मेरा ब्लड ग्रुप ए है, कोई कहता है बी है, कोई किसी का ए बी ब्लड ग्रुप होता है और किसी का ओ ब्लड ग्रुप होता है। बाकी वो आर एच फैक्टर होता है, वो इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, चाहे तो आप डिस्कस कर लें। तो आर एच फैक्टर के हिसाब से भी वो फिर आर एच पॉजिटिव और आर एच नेगेटिव आ जाता है। अब ये जो बेसिकली ब्लड ग्रुप में आ रहे हैं ए बी ओ, ये इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि अगर किसी इंसान के पास एंटीजन ए है, एंटीजन क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी, आपको पता होगा। एंटीजन एक फॉरेन बॉडी को कहते हैं, और एंटीबॉडी आपकी बॉडी में ही मौजूद है जो कि उस एंटीजन के अगेंस्ट काम करती है। तो अब एंटीजन, किसी इंसान के पास एंटीजन अगर ए है तो उसका ब्लड ग्रुप ए होगा। अब ऐसे इंसान के पास क्योंकि एंटीजन ए है तो इसके पास एंटीबॉडी बी मौजूद होगी, ताकि बी ए वाली अगर एंटीबॉडी होती तो ए एंटीजन को वो खत्म कर देती, इंसान मर जाता। ऐसा इंसान जिसके पास एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप जो होता है वो बी होता है, और ऐसे इंसान जिसके पास दोनों एंटीजन हो यानी ए और बी, तो वो ब्लड ग्रुप उसका ए बी होता है। और ऐसा इंसान जिसके पास एंटीजन ना ही ए हो ना फिर बी हो, तो ये फिर इसका ब्लड ग्रुप ओ कहलाता है, इसे नल ग्रुप भी कहते हैं। तो ये एंटीजन जो होते हैं, असल में क्या होता है कि आरबीसी सेल है, तो सेल की जो मेम्ब्रेन होती है उस पर कुछ ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, इन्हें म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स भी कहते हैं। ये उनकी वजह से ये एंटीजेंस आते हैं। एंटीजेंस जो होते हैं वो आप जीन्स कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो ये डोमिनेंट रिसेसिव होते हैं। यहाँ पर मैंने एक चार्ट ड्रॉ किया हुआ है कि अगर सपोज एलील आई ए यानी क्या है कि होमो, ये डोमिनेंट है, तो जीनोटाइप जो होता है इसका क्या हो सकता है, 2 कंडीशन के जीनोटाइप, या तो इसका हो सकता है होमोजाइगस डोमिनेंट जो कि दोनों एलील आई ए के हों, तो या फिर ये कंडीशन हो सकती है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो, कि आई ए और आई, यानी एक जो है वो आई ए है डोमिनेंट, और एक जो है वो रिसेसिव करेक्टर, रिसेसिव एलील है। तो ऐसे इंसान में जो फिनोटाइप है यानी जो बज़ाहिरी तौर पे है, वो आएगा एंटीजन ए दोनों कंडीशन में, और ऐसे इंसान का ब्लड ग्रुप भी ए होगा। अब अगर एलील आई बी है तो ये भी 2 कंडीशन हो सकते हैं, यानी होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, दोनों कंडीशन में एंटीजन बी और ब्लड ग्रुप बी बनेगा। अगर मैं बात कर रहा हूँ ए बी ब्लड ग्रुप वाले इंसान की, तो उसके पास एंटीजन ए और बी दोनों मौजूद है, तो उसके पास जो एलील है वो दोनों डोमिनेंट है, जिस यानी कोडोमिनेंस है। कोडोमिनेंस में क्या होता है कि 2 एलील दोनों डोमिनेंट होते हैं और दोनों अपना कैरेक्टर शो कर रहे होते हैं, तो ये कोडोमिनेंस है। तो यहाँ पर आई ए भी एक डोमिनेंट कैरेक्टर है और आई बी भी एक डोमिनेंट है, तो ये दोनों जब साथ में हैं तो ये एक ही बेसिकली इसका पॉसिबल सिनेरियो है, रिसेसिव नहीं हो सकता ये। अब यहाँ पर अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो ओ ब्लड ग्रुप के पास एंटीजन नहीं है, मीन्स ये कि इसके पास दोनों रिसेसिव एलील मौजूद है, यानी स्मॉल आई और स्मॉल आई, तो ये भी एक ही इसका केस हो सकता है, होमोजाइगस डोमिनेंट। क्योंकि अगर कोई भी मैं कैपिटल यहाँ पे लगा देता हूँ यानी डोमिनेंट, तो ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट हो जाएगा, और वो फिर उस हिसाब से का ब्लड ग्रुप आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया हुआ है देखें। अच्छा, अब इसका क्वेश्चन बी है, डिस्क्राइब वेरियस क्लाइमेटिक फैक्टर्स एज बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, या फिर आप वेरियस स्टेजेस बताएं जीरो से ईयर की, और उसमें से कोई 2 आप एक्सप्लेन करें। अब आपको क्लाइमेटिक फैक्टर, ये आप याद रखें, ये बायोटिक कंपोनेंट्स में 3 है, 2 3 और क्लाइमेटिक फैक्टर्स के अलावा टोपोग्राफिक वगैरह भी है,
तो यहाँ पे सिर्फ आपने क्लाइमेटिक फैक्टर्स के ही डिफरेंट जो है वो पार्ट्स आपने एक्सप्लेन करना है। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स कौन से थे? वो कंपोनेंट्स जो कि जिंदा नहीं है या फिर ये क्या लाइफ ना हो, वो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। इसमें हवा, पानी, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब क्लाइमेटिक फैक्टर्स क्या होते हैं? सारे फैक्टर्स जिसमें आपके लाइट, टेम्परेचर, वाटर, एयर, ये सारी चीजें आ जाएंगी। लाइट की मैं बात करूं तो लाइट सबसे ज्यादा एसेंशियल है प्रोड्यूसर्स के लिए। प्रोड्यूसर्स कौन? जो कि अपना खाना खुद बना रहे हैं, यानी प्लांट्स हो गया या फिर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हो गया। तो इनको लाइट क्यों जरूरी है? क्योंकि फोटोसिंथेसिस करते हैं, लाइट कैप्चर करते हैं और लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से ये अपना खाना बनाते हैं और वो खाना बाकी ऑर्गेनिज्म पर यूटिलाइज कर लेते हैं। अब ये जो लाइट है ये तकरीबन, यानी अगर मैं बात करूं 100% लाइट अगर आ रही है तो उसमें सिर्फ 3% लाइट है जो कि अर्थ में आने के बाद एब्जॉर्ब होती है, बाकी 97% रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। अब इस लाइट में भी तीन चीजें मजीद आ जाती हैं। लाइट के तीन खुसूसियात होती हैं, या तीन करेक्टरिस्टिक्स आप कह लें कि लाइट इंटेंसिटी, लाइट ड्यूरेशन एंड लाइट क्वांटिटी, क्वालिटी सॉरी। लाइट इंटेंसिटी क्या होती है कि लाइट इंटेंसिटी क्लोरोफिल को, यानी कितनी शिद्दत की लाइट है। तो यहाँ पर बेसिकली क्लोरोफिल को वो अफेक्ट कर रही है। क्लोरोफिल ज्यादा, उस पर क्लोरोफिल खराब भी हो सकता है। स्टोमेटा के रेट को, क्लोजिंग और ओपनिंग जो होती है वो इस पर डिपेंड कर रही है। रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन डिपेंड कर रहा है। एनिमल्स में पिगमेंट्स जो होते हैं वो लाइट इंटेंसिटी की वजह से आ रहे हैं, हाइट आ रही है। जबकि मैं लाइट ड्यूरेशन की अगर बात करूँ, कितने यानी कितने टाइम के लिए लाइट सप्लाई हो रही है, तो उसके हिसाब से ये फोटो पीरियड कहलाती है या फोटो पीरियोडिज्म। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा कि कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि जिनके फूल जो होते हैं रात में खिल रहे हैं, दिन में बंद हो रहे हैं, तो यानी फ्लावरिंग को इफेक्ट कर रहा है लाइट ड्यूरेशन, ग्रोथ को इफेक्ट कर रहा है। इसी के साथ साथ एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स में कुछ पैटर्न्स होते हैं रिदमिक, जैसे कि बिहेवियरल एक्टिविटी को होता है कि माइग्रेशन हो जाती है या फिर नेस्टिंग बिहेवियर्स बर्ड्स में आ गया, ये सारी चीजें लाइट ड्यूरेशन में आ गई। लाइट की क्वालिटी की मैं बात करूं तो लाइट की क्वालिटी के हिसाब से विजिबल लाइट जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में सिर्फ विजिबल लाइट होती है जो कि ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, और ये इसकी जो वेवलेंथ होती है 400 टू 780 नैनोमीटर होती है। सबसे ज्यादा जो है वो क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है ब्लू और रेड लाइट को। अल्ट्रा वायलेट लाइट की मैं बात करूं तो वो तो ओजोन लेयर होती है वो उसे डिफ्लेक्ट बैक कर देती है, क्योंकि अल्ट्रा वायलेट जो है बहुत ज्यादा नुकसानदेह, कई सारी बीमारियां हो सकती हैं, स्किन के कैंसर हो सकते हैं। टेम्परेचर पर अगला फैक्टर आ गया। टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर से भी बहुत चीजें इफेक्ट होती हैं, बिहेवियर चेंज होता है। बिहेवियरल एक्टिविटीज की मैं बात करूँ तो जैसे माइग्रेशन कर लेते हैं, सर्दियों से सर्द इलाके से गर्म इलाके में, गर्म इलाके से सर्द इलाके में। मेटाबॉलिज्म की बात होती है, सर्कुलेशन ऑफ ब्लड हो गया, चैप्टर 1 में भी इसे डिस्कस है टेम्परेचर का तो बहुत। इसके अलावा प्लांट्स की मैं बात करूँ तो प्लांट्स में ऑप्टिमम टेम्परेचर एक खास, हर एक यानी ऑर्गेनिज्म में ऑप्टिमम टेम्परेचर है, उससे ज्यादा फ्लक्चुएट, ज्यादा या कम हुआ तो उस कंडीशन में कई सारी चेंजेस होती हैं, जो मैंने अभी एनिमल्स में आपको बताया। प्लांट्स में प्रोटीन डिस्ट्रक्ट खराब हो सकती है, ट्रांसपरेशन का रेट ज्यादा या कम हो सकता है। वाटर की मैं बात करूं तो वाटर बहुत ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी पानी है, क्योंकि हर केमिकल रिएक्शन, मेटाबॉलिज्म, सब चीजों के लिए वाटर लाजमी चाहिए। तो प्लांट्स जो होते हैं वो तो रूट से, सॉइल से ही वाटर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। एनिमल्स की मैं बात करूं तो एनिमल्स यानी जानवरों का इन्हिसार जो होता है वो बारिश पर होता है, क्योंकि बारिश मेन सोर्स है पानी की फॉर टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। एटमॉस्फेयर और विंड की मैं बात करूं तो एटमॉस्फेयर, विंड का भी एक इफेक्ट है कि क्लाइमेट, फोटोसिंथेसिस, सीड का जो डिस्पर्स होते हैं वो सारी चीजें, ये सारी चीजें एटमॉस्फेयर से कंट्रोल हो रही होती हैं। विंड के जरिए से फोटोसिंथेसिस का रेट ज्यादा भी हो सकता है। और अगर मैं बात करूं अब फायर की, जो पांचवा फैक्टर है, फायर ये होती है, आग जो होती है वो मुख्तलिफ चीजों से लग सकती है। लाइटनिंग हो गया, वोल्केनिक एक्टिविटी हो गई, म्यूचुअल फ्रिक्शन हो गया, या फिर फ्रिक्शन जो ट्रीज के दरमियान हो गया उसकी वजह से, और खास तौर पे इंसानों की वजह से ही आग लगती है इकोसिस्टम में। तो अब ये जो फायर है इसकी वजह से जो सेंचुरीज, काफी टाइम से जो इकोसिस्टम मेंटेन है वो खराब हो जाता है, डिस्टर्ब हो गया। तो अब फायर क्या होता है, इसकी वजह से कई सारे फैक्टर इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, यानी हवा, पानी, टेम्परेचर, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, कई सारी चीजें इफेक्ट होती हैं। फायर की वजह से एक को फायदा होता है, जो हीट टॉलरेंट फंजाई होते हैं जिन्हें कहते हैं एस्कोमाइसीट्स होते हैं, जिन्हें पायरोफिलस फंजाई भी कहते हैं, ये ग्रो कर जाते हैं। तो ये एमसीक्यू में भी कभी कभी आ जाता है, ये कौन सा ऐसा फंगस है जो कि ज्यादा
हीट पर या ज्यादा आग की सूरत में ग्रो कर जाता है, तो वो पायरोफिलस फंजाई है। अच्छा, अब अगर मैं अ, बात करता चलूं। अच्छा, अब दूसरा जो है पायरोफिलस फंजाई का मैंने आपको बताया, अब जीरो सेयर की मैं बात करता हूँ। जीरो शेयर जो होता है, ये तो आपको पता होगा कि कम्युनिटीज बनती हैं, एक के बाद दूसरी कम्युनिटी बन जाती है, सक्सेशन हो जाती है। तो जीरो शेयर जो है, जीरो शेयर की डिफरेंट स्टेजेस हैं। अच्छा, लाइचन है, मॉस स्टेज है, हर्ब है, श्रब स्टेज है, और क्लाइमेक्स स्टेज है। तो आपने यहाँ पर क्वेश्चन में जो है वो था कि आपने जीरो शेयर को एक्सप्लेन करना है, और उसी के बाद आपने क्या करना है कि जीरो शेयर की स्टेजेस को नेम करना है, जो मैंने अभी आपको बताया, और उसके बाद किसी दो को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे पांच हैं, अब उस पांच में से मैंने स्टार्ट की दो लिखी हैं, आप अपने हिसाब से कोई दो ले सकते हैं। लाइचेन स्टेज है, लाइचेन जो होती हैं सबसे ज्यादा पाइनियर है, यानी जो है पाइनियर स्पेशी कह सकते हैं, रॉक्स पे बेसिकली बनना शुरू होते हैं, पत्थरों पे डिफरेंट। और लेजिम की खास बात ये होती है, कई सारे इन्वायरमेंट से ये कोप कर सकते हैं, रह सकते हैं। और इसी तरह ये एक एसिड रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये पत्थरों को तोड़ देते हैं, और इसी के साथ साथ वहां बीच में भी डुएल करते हुए रह सकते हैं। बाकी ये कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है, और ये कि एक थिन लेयर बना देता है अर्थ की, जिसकी वजह से बाकी लाइफ को फिर बनाने में आसानी हो जाती है। और इसी के अलावा जो कुछ जानवर होते हैं, जैसे आंट, माइट्स, स्पाइडर वगैरह, तो अगर ये मर जाते हैं तो इनके बाद इनकी डेड बॉडीज होती हैं, वो के डेड ऑर्गेनिक मैटर के तौर पे काम करती हैं, और ये इनकी वजह से लाइचिंग्स की डेवलपमेंट हो जाती है। अब जो है मॉस स्टेज की मैं बात करूं, तो मॉस स्टेज जो है, यानी कुछ सॉइल फ्रेगमेंट्स बनते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर के बाद। मॉसेस और फंस जो होते हैं वो रूट्स डेवलप कर लेते हैं, और न्यूट्रिएंट्स जो होता है वो सॉइल में मौजूद है, क्योंकि सबसे ज्यादा डेड ऑर्गेनिक मैटर के हिसाब से ही। तो वो सारी चीजें एब्जॉर्ब करते हैं, और इसमें प्लांट्स जो आते हैं वो पॉलीट्राइकम, स्लेजिनिला, ये सारी चीजें आते हैं। इनहेबिटेंट्स जो होते हैं यहाँ के, वो माइट्स और स्पाइडर्स होते हैं। तो आप यहाँ पे अपने हिसाब से कोई भी दो जो कहा था मैंने लिख सकते हैं। क्वेश्चन देखें, 5 है। पहला पार्ट जो है इसका वो ये, डिस्क्राइब सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस इन मैन विद रेफरेंस टू कलर ब्लाइंडनेस। कुछ चैप्टर 8 जो है, जिसमें मेंडल है, उसका सवाल है ये। तो सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस क्या होती है कि ऐसी ट्रेड्स या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि सेक्स क्रोमोसोम्स की वजह से हो, तो वो कहलाते हैं सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस। और इसमें कलर ब्लाइंडनेस को एक्सप्लेन करना है। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है कि कलर ब्लाइंडनेस सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, जिसमें कोई भी इंसान होता है वो ये डिफरेंस नहीं कर पाता कि लाल और हरे कलर में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। तो इसमें क्या है कि अगेन एक्स और वाई क्रोमोसोम्स तो होते हैं, तो एक्स और एक्स क्रोमोसोम होते हैं, या फिर मेल में एक्स और वाई होते हैं। अब एक्स और वाई क्रोमोसोम्स के हिसाब से ये जो डिजीज है, ये इनहेरिटेंस कैरी हो रहा होता है एक्स क्रोमोसोम्स में। वाई बहुत कम होता है कि डिजीज इसकी डिजीज कॉज हो रही है कोई वाई की वजह से, वरना मोस्टली एक्स की वजह से ही होती है। तो क्योंकि एक्स की वजह से हो रही है, इस वजह से मेल ज्यादा लाइकली है कि उनको ज्यादा चांसेस हैं कि कलर ब्लाइंडनेस हो, क्योंकि उनके पास सिर्फ एक ही एक्स है। एक में डिजीज आई तो वो बीमार हो गए, जबकि फीमेल में दो एक्स हैं, तो एक के पास अगर आया तो क्या मदर कैरियर हो सकती है, लेकिन उनको डिजीज नहीं हो सकती। तो यहाँ पे तीन केसेस होते हैं कलर ब्लाइंडनेस को मजीद समझने के लिए। पहला जो केस है वो ये है कि कलर ब्लाइंड मेल हो और नॉर्मल फीमेल हो। कलर ब्लाइंड मेल में आपको मैंने जैसा कहा, एक एक्स चाहिए सिर्फ इनको डिजीज के लिए, तो एक्स स्मॉल एन। और फीमेल जो है वो नॉर्मल है, नॉर्मल यानी अब कैरियर होता तो यहाँ पे स्मॉल एन लगता, याद रखिएगा ये। तो यहाँ पे अब नॉर्मल है तो दोनों यानी नॉर्मल है, जब इसका क्रॉस करवाया जाएगा तो 50% जो है वो नॉर्मल डॉटर बनेंगी, और 50% नॉर्मल सन्स बनेंगे। क्रॉस का मैं आपको तरीका फिर बता देता हूँ कि ये बेसिकली जो है एक्स और वाई, ये मेल है, इसके दो गैमीट्स बनेंगे, एक के पास एक्स, एक के पास वाई। इसी तरह फीमेल में दो एक्स हैं, एक के पास एक्स, एक के पास एक्स। तो अब ये दोनों जब आपस में स्पर्म्स और ओवम कंबाइन होंगे, तो आपने ये वाला जो है ये इसके साथ पहले फ्यूज करवाना है, तो यानी एक्स एन और एक्स कैपिटल एन बन जाएगा। फिर आपने ये गैमीट इस ओवम के साथ फ्यूज करवाना है, तो अगेन एक्स कैपिटल एन और एक्स स्मॉल एन बन जाएगा, ये देखें। वाई फिर पहले के साथ फ्यूज होगा, और इसी तरह वाई दूसरे के साथ, दोनों कंडीशन में एक्स कैपिटल एन वाई बन जाएगा। तो ये चेकर बोर्ड है, ये आप बना लेंगे, इससे आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको इससे, फिर इसको इससे, फिर इसी तरह इसको इससे और इसको इससे। तो ऊपर याद रखिएगा, ऊपर फीमेल के लिखे जाते हैं
और लेफ्ट पर मेल के लिखे जाते हैं गैमीट्स। तो इसके बाद जो रिजल्ट आएंगे वो 50% नॉर्मल डॉटर, यानी ये नॉर्मल डॉटर तो है ये, लेकिन याद रखें ये कैरियर है। कैरियर का मतलब ये है कि इनके ये पास डिजीज है, ये खुद इनको डिजीज नहीं है, लेकिन ये क्या कैरी यानी नेक्स्ट जनरेशन में अपनी मदर अपनी डॉटर्स को या सन को ये ट्रांसफर कर सकती हैं, लेकिन इनको खुद नहीं है। जबकि जो सन्स हैं वो सारे नॉर्मल हैं, तो यानी इनको कोई डिजीज नहीं है, ना ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिट करेंगे। दूसरा केस हो सकता है कि अगर मेल नॉर्मल है जबकि फीमेल कलर ब्लाइंड है, तो उस कंडीशन में अगेन देखें वही सारा प्रोसीजर करेंगे, और आप यहाँ पे देखें 50% कैरियर डॉटर है और 50% अगेन नॉर्मल सन्स आए हैं। वैसे ये स्मॉल एन है तो ये कलर ब्लाइंड है। तो यहाँ पर अब अगला जो तीसरा क्रॉस है, तीसरा क्रॉस जो है वो उस कंडीशन में है कि अगर फीमेल जो है वो कैरियर हो और मेल जो है वो नॉर्मल हो, तो उस कंडीशन में आप यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे 25% चांस है, यानी 25% कैरियर होंगी फीमेल, 25% नॉर्मल होंगी, 25% कलर ब्लाइंड मेल होंगे और 25% नॉर्मल मेल होंगे। यहाँ पे ये बुक में है, यहाँ पर एक्स स्मॉल एन वाई यहाँ पे नॉर्मल लिखा हुआ है, ये नॉर्मल नहीं है, ये कलर ब्लाइंड है, ये याद रखें, बुक में करेक्शन कर लेंगे। क्योंकि स्मॉल एन जो है वो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। स्मॉल एन जो है वो यहाँ पर देखें, स्मॉल एन कलर ब्लाइंड फीमेल को शो करता है, कैपिटल जो होता है वो हमेशा शो कर रहा होता है किसको, नॉर्मल जीन को, नॉर्मल एल को। अच्छा अब ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन बी जो है इसका वो ये है, डिस्क्राइब वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोफेस ऑफ मियोसिस। मियोसिस क्या था कि ऐसी सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोसोम का नंबर हाफ यानी रिड्यूस हो जाता है। तो मियोसिस के दो स्टेजेस थी, मियोसिस वन या मियोसिस टू। मियोसिस वन में क्या होता है कि मियोसिस वन में प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जो होते हैं वो oocyte के साथ डिवाइड होते हैं, फ्यूज होते हैं, और क्रोमोसोम्स का नंबर डबल हो जाता है। मियोसिस की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, फिर प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होती है। प्रोफेज की अगर मैं बात करता हूँ तो प्रोफेज वन भी अगेन डिफरेंट इसकी टाइप्स होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैचिटीन, डिप्लोटीन और डायाकाइनेसिस। लेप्टोटीन में क्या होता है कि हर सेल के पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम यानी डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, और यहाँ पर क्रोमोसोम्स 10 होते हैं। इस स्टेज पे फिर क्या होता है, जाइगोटीन में फिर क्या होता है कि अब क्रोमोसोम्स करीब आना शुरू हो गए, क्रोमोसोम्स कोशिश करेंगे कि वो अब बेसिकली अब डिवाइड होने की तैयारी हो रही है। तो अब क्या है कि क्रोमोसोम से अब करीब आते हैं तो इस प्रोसेस को, और वो पेयर्स की सूरत में यानी एक दूसरे पर रैप हो जाते हैं, इसको कहते हैं साइनेप्सिस। और साइनेप्सिस के जरिए से डाइवेलेंस यानी चार बेसिकली क्रोमोसोम्स बन गए। सेंट्रोमेयर जो होता है वो नहीं डिवाइड होता। पैचिडिन तीसरी स्टेज आ जाती है। पैचिडिन में जो होते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स थिक हो जाते हैं, उसकी एक वजह ये होती है थिक और शॉर्ट की, कि इसके बाद ये स्प्लिट हो जाते हैं लॉन्गिट्यूडनली, जिसकी वजह से टेट्लेट्स यानी चार बन जाते हैं, डाई अच्छा दो को कहते हैं सॉरी, टेट्लेट्स बन जाते हैं। अब डिप्लोटीन है, डिप्लोटीन फोर्थ स्टेज है ऑफ प्रोफेज वन, जिसके अंदर इसका मेन पॉइंट ये है कि यहाँ पर आपको मैं ड्रॉ करता हूँ कुछ, कि ये एक क्रोमेटिड है सपोज और ये दूसरा क्रोमेटिड है। अब इसी तरह यहाँ पर एक है और इसी तरह ये दूसरा है। अब यहाँ पर ये जो बेसिकली जगह है, एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, यहाँ पर ये दोनों अटैच रहते हैं। तो ये जो स्टेज है इसको कहते हैं क्यास्मा या क्यास्मेटा कह रहे होते हैं, और यहाँ पर बेसिकली क्रॉसिंग ओवर कहलाती है ये, यानी यहाँ पर इसके जो ट्रेड्स हैं वो इसके पास जाएंगे और इसके ट्रेड इसके पास चले जाएंगे। डायाकाइनेसिस जो होते हैं उसके अंदर मूव हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स अब बनना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद प्रोफेज वन कंप्लीट हो जाती है, मेटाफेज आ जाती है। मेटाफेज का एक चीज इंपॉर्टेंट है कि मेटाफेज में कोई भी सपोज ये सेल मौजूद है, इस सेल का इक्वेटोरियल पॉइंट होता है यानी सेंट्रल पॉइंट जो होता है, इस पॉइंट पे यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो अरेंज हो जाते हैं इक्वेटर पर। तो ये कहलाता ये मेटाफेज में होता है, भले वो कोई भी मेटाफेज तो उसके अंदर ये हो रहा होता है। इसमें यहाँ पे अब क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स कंप्लीट होते हैं, यानी जो सेंट्रियोल्स मूव होते हैं क्योंकि ये अटैच हुए होते हैं इनके काइनेटोकोर के पास। और टीलोफेज में एनाफेज में क्या होता है कि एनाफेज में अब ये माइग्रेट करना शुरू हो जाएंगे, यानी है कि ये ऑपोजिट मोल पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाएंगे इस तरह। ये मैं एक ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ।
और टीलोफेज में क्या होता है कि इन्वेजिनाइजेशन यानी बीच में एक लेयर बनना शुरू हो जाएगी, इसकी वजह से दो सेल बन जाएंगे। और टीलोफेज में क्या होता है कि टीलोफेज में पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बन जाती है, न्यूक्लियोलस भी आ जाता है, और इस तरह सेल दो में डिवाइड हो जाता है। मियोसिस वन कंप्लीट के बाद मियोसिस टू आती है। मियोसिस टू में सारी चीजें बस वही सेम रिपीट हो रही होती हैं। अब जब मियोसिस टू भी कंप्लीट हो जाती है तो अब चार सेल्स हैप्लॉइड के बन जाते हैं, और चारों जो होते हैं वो जेनेटिकली आइडेंटिकल नहीं होते, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर हुई है, यानी मैंने कहा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन हुई, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई, इंफॉर्मेशन एक की दूसरे के पास चले गई। और दूसरी ये कि ये हैप्लॉइड भी होता है। क्वेश्चन 6 है फिर, डिस्क्राइब वाटसन एंड क्रिक मॉडल ऑफ डीएनए। तो 1953 में वाटसन एंड क्रिक ने वर्किंग मॉडल प्रपोज किया था। अब यहाँ पर आपको डीएनए का सिर्फ मॉडल एक्सप्लेन करना है, तो इसके आप यहाँ पे रेप्लिकेशन वगैरह को एक्सप्लेन ना करिएगा। आप अच्छा, अब इनके मॉडल के हिसाब से उन्होंने कहा था कि डीएनए लैडर टाइप का होता है, जिसमें दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन मौजूद होती है। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन होती है वो 3 to 5 प्राइम होती है, जबकि दूसरी उसके कॉम्प्लीमेंट्री होती है 5 प्राइम to 3 प्राइम। साथ ही ये कि कॉम्प्लीमेंट्री का मकसद ये है कि एडेनिन यहाँ पे मौजूद है एक चेन पर, तो दूसरी चेन पे थायमीन होगा। एडेनिन और थायमीन के दरमियान जो होता है बॉन्ड होता है वो दो हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। साइटोसिन और गुआनिन के बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। साथ ही एक है जो चेन है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, उसमें जो है वो जो न्यूक्लियोटाइड से वो अटैच होता है एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से बाय द हेल्प ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। अच्छा, जो ट्विस्टेड डीएनए ट्विस्टेड होता है, डबल हेलिकल होता है, और इसमें एक टर्न आ रहा होता है 10 न्यूक्लियोटाइड के बाद, और हर टर्न जो आता है वो 3.4 एंगस्ट्रॉम के डिस्टेंस के बाद आता है। साथ ही ये कि इन्होंने चरगाफ का रूल भी एक्सप्लेन किया था, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था कि एडेनिन जितना मौजूद होगा उतना ही थायमीन भी मौजूद होगा, और जितना साइटोसिन उतना ही गुआनिन भी मौजूद होगा। या फिर आप इसको ये भी कह सकते हैं कि प्यूरिन बेसिस हमेशा पैरामिडीन बेसिस के हिसाब से होंगे। ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, ना आपको क्वेश्चन में लिखना है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे सपोज अभी कभी क्वेश्चन इसका आ जाता है या एमसीक्यूज में आ जाता है ये, कि अगर आपको साइटोसिन की कॉन्सेंट्रेशन आपको फाइंड आउट करनी है, लेकिन आपने उसने आपको बता दिया कि एडेनिन जो मौजूद है आपके पास वो मौजूद है एडेनिन सेल में 10%। अब ये बात आपको शरगाफ रूल से पता है कि जितना एडेनिन होगा उतना ही थायमीन होगा, यानी एडेनिन 10% है तो थायमीन भी कितना होगा 10%। तो यहाँ पर ये होगा कितने 20%। अब ये एक और आपको डेफिनेशन के हिसाब से प्यूरिन और पायरामिडीन बेसिस बराबर होती है, तो अब इसके हिसाब से 20% है, 100% हम सपोज करते हैं, तो 100 माइनस 20 कितना हुआ 80%। तो 80% यानी मौजूद है दूसरी बेसिस जिनमें आ जाती है साइटोसिन और गुआनिन। तो यानी अब ये भी दोनों इक्वल अमाउंट में होंगी, तो यानी साइटोसिन 40% होगी और गुआनिन भी 40% होगी। तो आंसर क्या हुआ इसका 40%। तो ये कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ये भी। तो ये इस तरह इसको सॉल्व करते हैं। आपको बस ये याद रखना है इसके अंदर कि एडेनिन थायमिन के साथ बेस पेयर होता है, साइटोसिन गुआनिन के साथ होता है, और हमेशा इक्वल इनकी कॉन्सेंट्रेशन या इक्वल अमाउंट मौजूद होती है। अब अगले सवाल की तरफ हम चलते हैं कि व्हाट आर फाइटो हॉर्मोन्स। नेम वेरियस फाइटो हॉर्मोन्स, डिस्कस एनी 4 रोल्स ऑफ ऑक्सिन्स। फाइटो हॉर्मोन्स कौन से थे कि वो हॉर्मोन्स जो कि प्लांट में मौजूद होते हैं फाइटो हॉर्मोन्स कहलाते हैं। तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो इनकी ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं। ये फाइटो हॉर्मोन्स काफी ग्रोथ हॉर्मोन्स भी होते हैं। इसमें 5 तरह के आते हैं, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड एंड इथिन। ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है, इसमें नेचुरल भी होता है और सिंथेटिक भी होता है। नेचुरल जो है वो इंडोल एसिटिक एसिड है, और इसके अलावा सिंथेटिक में 2,4-D आ जाता है, यानी 2,4-D आ जाता है, जो कि वीडी साइड के तौर पे इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन में आपको यहाँ पर ऑक्सिन का पूछा था, और ऑक्सिन के 4 आपको रोल बताने को कहा था। तो यहाँ पे मैंने 4 रोल लिखे हुए। पहला तो ये कि सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट में मदद करवाता है, और ऑक्सिन गिबरेलिन के साथ काम कर रहा होता है। इनिशिएशन, रूट की इनिशिएशन करवाते हैं, प्राइमरी रूट्स बन जाती हैं, उसके बाद सेकेंडरी वगैरह ये सारी चीजें आ जाती हैं। एब्सिशन की मैं बात करूं तो एब्सिसिक एक लेयर बन जाती है। एब्सिसिक लेयर क्या होती है कि फ्रूट्स या जो भी लीव्स होते हैं उनकी जो पेटियोल होती है, जो पेटियोल होती है उनकी, नहीं बेसिकली जो उनका अटैचमेंट पॉइंट होता है उस जगह एक लेयर बन जाती है, थिन लेयर, जैसे एब्सिसिक लेयर कहते हैं। वो इस वजह से बनती है क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे रिड्यूस होता है। तो अब क्योंकि थिन वॉल बन जाती है तो वहां पे जो लीव्स है या
फ्रूट्स है वो हल्के से भी झटके से गिर जाते हैं, तो ये कहलाता है एब्सेशन। अब ग्रोथ ऑफ फ्रूट में भी हेल्प करते हैं, यानी ऑक्सीजन जो होता है वो ग्रोथ फ्रूट की ग्रोथ में मदद करवाता है, साथ ही साथ ऑक्सीजन पार्थिनोकार्पी में भी मदद करवाता है, यानी ऐसे फ्रूट के फॉर्मेशन जो कि सीडलेस होते हैं। इसके अलावा इसके मजीद ऐसे वीडियोसाइड भी हो गया, तो आप वो सारी चीज़ें अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसका मेन जो ऑक्सीजन का रोल होता है वो सेल डिवीजन, सेल इनलार्जमेंट, इनिशिएशन ऑफ फ्रूट, इन दो चीजों में तो ये तो आप 2 पॉइंट मस्ट लिखे हैं, उसके अलावा अपने हिसाब से फिर 2 अपने कोई भी पॉइंट्स सेलेक्ट कर लें। तो अच्छा, चॉइस ऑफ सिलेक्शन भी डिपेंड कर रही होती है कुछ कुछ क्वेश्चन आंसर में कि आप किस तरह की हेडिंग चॉइस कर रहे हैं। कुछ उसमें ये भी होता है, क्वेश्चन भी डिपेंड कर रहा होता है कि कैसा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं कुछ जो कि बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, जिनके आंसर भी आसान होते हैं और ये पता होता है चेकर को कि हर एक ने यही सवाल अटेम्प्ट करने हैं। तो आप अपने, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कि आप अपनी कॉपी को इस तरह यूनिक बनाएं, कोशिश करें कि आप हर चीज़ हेडिंग में एक्सप्लेन करें, ग्राफ बनाना चाहें तो आप ग्राफ एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो ताकि आपकी कॉपी हाईलाइटेड हो, बाकी बच्चों की नज़र में ज़्यादा आपकी कॉपी अच्छी नज़र आए और आप हर चीज़ को प्रॉपरली एक्सप्लेन करें। राइटिंग का एक ख़ास ख्याल रखें कि राइटिंग आपकी बिल्कुल भी गंदी ना हो और आपकी प्रेजेंटेशन भी मैटर कर रही होती है, यानी आप हेडिंग वाइज बनाएं। आप एक ही सीरीज में लेकर चले आएंगे तो वो और लग रहा होता है, लिखने पढ़ने में ही अजीब सा लग रहा होता है। तो आप इस तरह हेडिंग्स में डिवाइड करें, और इसके अलावा वो तो फिर बाद की बात है कि आप सजावट कितनी कर रहे हैं कि अंडरलाइन कर रहे हैं, यानी वो आप एंड पर रखें, क्योंकि बॉटनी या जूलॉजी का जो भी पेपर होता है इसका टाइम बहुत शॉर्ट होता है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स वो सजावट में इतना टाइम लगा देते हैं कि उनको टाइम ही नहीं मिल पाता एंड के क्वेश्चन फिर अटेम्प्ट करने का, कोई क्वेश्चन रह गया। और ये बात मैं हमेशा कहता हूँ स्टूडेंट से कि हमेशा आप कोशिश करें कि कुछ ना कुछ लाजमी तौर पे लिख कर आए। कभी भी वैसे कोशिश करें कि आप फुली प्रिपेयर्ड होकर जाएं, लेकिन अगर आपको कभी ऐसी कंडीशन आ गई कि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, अब आपको पता है कि क्वेश्चन छूटना है, तो आपको जितना समझ में आ रहा है उस हिसाब से वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, अपने हिसाब से ही उसको लिख दें। लेकिन अगर आप पूरा ही वो क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे, आप जैसे 2 मार्क्स का आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, मैं लॉन्ग की एग्जांपल देता हूँ, जैसे 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन आपने वो छोड़ दिया, आपको पता, आपने कहा कि भाई मुझे आ ही नहीं रहा, बिल्कुल भी मैं याद ही नहीं करा। अगर आप पूरा छोड़ के जाएंगे ब्लैंक, तो दैट मीन्स के उसको चेकर को एक लेवरेज मिल गया कि ही और शी कैन कट, ही और शी कैन कट योर 4 मार्क्स। जबकि अगर आप कुछ ना कुछ लिख कर भी आएंगे तो एक ऑप्शन ये भी होगा उसके पास कि हो सकता है आपने 4 मार्क्स के क्वेश्चन में जो आपने लिखा है उसमें आपने कुछ चीज सही लिख दी, तो हो सकता है आपको वो 1 मार्क्स लिख दे, तो दैट 1 मार्क्स स्टिल मैटर्स इफ यू आर अप्रोचिंग फॉर गुड ग्रेड्स। सो ऐसा भी होता है कि 79 आपकी परसेंटेज आ गई, किसी के कुछ मार्क्स आ गए, तो जस्ट एक नंबर की वजह से वो कुछ 80 मार्क्स से रह गया, या आप हायर लेवल पाएंगे एम कैट वगैरह, तो आपको इस 1 मार्क की भी कदर फिर महसूस होगी। तो अगर अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो रिलेटेड टू दिस पेपर, या फिर ये कि मैंने लेक्चर्स भी बनाए हुए हैं हर एक टॉपिक्स के, आप वो हमारी वेबसाइट पे भी या यूट्यूब पे देख सकते हैं। और अगर आपको ये लेक्चर डाउनलोड करना हो तो आप हमारी वेबसाइट vtutions.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। ये आप लेक्चर आप वहीं से डाउनलोड कर लें, जो कि फ्रीली अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी बात समझनी हो रिलेटेड टू दिस पेपर, या कोई आपको पेपर नज़दीक है, आपको कोई टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, तो आप मुझसे वो पूछ सकते हैं व्हाट्सएप कम्युनिटी पर, मैं आप मौजूद हूँ और मैं आपकी क्वेरीज को दूर कर दूंगा इंशाल्लाह। तो अगर आपका देखने का यहाँ तक बहुत शुक्रिया, अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।